अगर मैं ये कहूँ, क्या हम बचपन से ऑप्शंस खेलते आ रहे हैं? पब्लिक पैसा बहुत खो रही है इसमें। ऑप्शंस के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें अगर हम नॉलेज के साथ काम करें कि आप एक रेगुलर इनकम जैसा बना सकते हैं, चाहे आप बाय साइड में हो चाहे आप सेल साइड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाइंग करो या राइटिंग। मुझे पता है कि शायद ये मेरी बातें बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगी, बिकॉज ये आपने नोटिस किया होगा, सबको ये चाहिए कि मैं उनको ऐसा कोई गुरु मंत्र टाइप का दे दूं और वो कल से जाके बटन दबाओ माल लाओ टाइप का हिसाब कर देना। हेलो एवरीवन। आप लोगों को हमारी टेक्निकल वाली सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी आई थी, तो हम उसमें भी आगे वाले पार्ट्स निकालते रहेंगे। बट वो सारी क्वेरीज में हमें एक ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो हम फिर से एक ऑप्शन सीरीज़ के साथ आए हैं, ज्योति मैम के साथ ही आए हैं, जो आप सबकी फेवरेट है। तो इस बार हम एक ऑप्शंस में जो भी एक बिगनर के पास सवाल होते हैं कि क्या होता है ऑप्शंस, कैसे होता है, बहुत सारे जो इतने सारे सवाल है कि किसी को स्टार्ट भी करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उस पर हम आज ज्योति मैम से सीखेंगे। तो ज्योति मैम को मैं वेलकम करता हूँ वापस से इसी पॉडकास्ट पे। हम इस सीरीज में ट्राई करेंगे सारे सवाल कवर करने का, बट अगर आपको ऐसा लगता है कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो हम वो अगले सीरीज में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो वेलकम ज्योति मैम। आज हम आपके साथ ऑप्शंस सीखेंगे। तो मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि एफ सेगमेंट में ऑप्शंस 97% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये होता क्या है, और मतलब ऐसा जो अभी हम जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग मैं करता हूँ थोड़ी बहुत, तो उससे अलग कैसे है? क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे होता है फिर ये। आज की दुनिया में सब लोगों को क्विक मनी चाहिए। सही बात है। सही बात है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक लॉटरी की टिकट खरीद लो, तो आपको लग गई तो रातों रात आप करोड़पति हो जाओगे। यही चीज सबके सामने आ गई और सबको ये लग रहा है कि अगर मैं लॉटरी की टिकट खरीदता और मेरा नंबर लग गया तो मैं रातों रात करोड़पति अरबपति पता नहीं क्या क्या हो जाऊंगा। इस चक्कर में सबको ऑप्शंस ही चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर मैं ऑप्शन बाय करती हूँ तो मुझे मैक्सिमम रिस्क कितना है जो मैंने पे किया। मतलब मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी तो मुझे कितना नुकसान हुआ, जितना पैसा मैंने लॉटरी की टिकट के लिए दिया। ये वर्ड याद रखना जो मैंने कहा, लॉटरी की टिकट। जी मैम। फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैं ये लॉटरी की टिकट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट ये मैं को रिलेट करने के लिए कि हमारी सोच कैसी है उसके हिसाब से हमको बहुत फास्ट पैसा चाहिए। आज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें 5 साल की होल्डिंग है मिनिमम और इसमें इतना रिस्क है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की होल्डिंग है, आप कौन सा प्रेफर करोगे? मैम 2 दिन वाला ही की। और अगर मैं कहूँ 5 साल में वो डबल होगा और यहाँ मैं कहूँ 2 दिन में वो 10 गुना हो जाएगा, तो मैम वो लालच वाली चीज़ हो ही जाएगी। यस, वो लालच वाली जो चीज़ होती है, वो चीज़ लेके जब हम ऑप्शंस में आते हैं तो ये पहले समझ लो कि आप लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो रोज। अब लॉटरी की टिकट रोज खरीद रहे हो तो लगेगी या नहीं लगेगी वो आपके हाथ की बात थोड़ी ना है। सही बात और है। नहीं लगी तो क्या होगा? वो पैसा गया। वो, और रोज खरीदोगे तो। रोज पैसा जाता रहेगा। और मार्केट में सबको यही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कि ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस में इसीलिए बढ़ रहे हैं। अब जैसे लॉटरी की टिकट कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, तो कौन कमा रहा है, लेने वाला या बेचने वाला? मैम बेचने वाला ज़्यादा लग रहा है। राइट। अभी वही बात होती है कि बेचने वाला बोलते हैं कि हमने कमाया बहुत, लेने वाला भी बोलता है मैंने कमाया। इसको देखकर सैकड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं कि हम भी कमाएंगे। आज इसीलिए तो सारा ही बिजनेस चलता है लॉटरी का इतना बड़ा। ऑप्शंस के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें अगर हम नॉलेज के साथ काम करें तो मैं ये नहीं कहूँगी आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, आप करोड़पति होंगे या नहीं होंगे मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप एक रेगुलर इनकम जैसा बना सकते हैं, चाहे आप बाय साइड में हो चाहे आप सेल साइड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाइंग करो या राइटिंग। अगर आप नॉलेज के बेस पे काम कर रहे हो
with complete discipline and stop losses, then there is no harm. But options में क्या होता है कि हम स्टडी कर सकते हैं. स्टडी करने के 2-3 तरीके हैं. एक तो हम अंडरलाइंग से जो प्राइस आती है उसकी, तो चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं कि सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है. दूसरा, हम F&O का डेटा पढ़ सकते हैं, उस डेटा के ऊपर हम काम कर सकते हैं. ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन को प्रॉपरली स्टडी करें तो उस पर काम कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे स्टडी करने के लिए जगह है, पोटेंशियल है, और फिर उसके बेस पे हम डिसिप्लिन के साथ काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन अगर वही बात है जैसे 7 अप 7 डाउन खेल रहे हैं या लॉटरी की टिकट कर रहे हैं, तो भाई हमको नहीं मालूम क्या होगा. फिर हमने ये सोचा ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैसा जाएगा, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो बड़ा आ जाएगा. अब एक और चीज़ में यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा, और वैसे भी मैं ये सेशन करने के मूड में थी और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कई बार कि जल्दी करिए इसे. पब्लिक पैसा बहुत खो रही है इसमें. आए दिन मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और आप देखिए जो मैंने पिछले कई वीडियोस बनाए हैं आपके साथ में, करीब करीब सभी में या मैक्सिमम में ये लिखा है कि मैंने 3 लाख खो दिए, मैंने 5 लाख खो दिए, मैंने 10 लाख खो दिए, मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया. और दूसरी बात, आपने कभी कमेंट्स पढ़े हैं? देखिए जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें जब मैंने पूछा है कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे हार्डली कोई कमेंट है. यस, सही बात है. चार्ट्स पे भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर 200 कमेंट्स है तो उसमें से 100 से 125 150 हमको ऑप्शंस पे ही चाहिए. ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन पूछ रहे हैं वो. और कई ये लिख रहे हैं कि हम लॉस किए. तो ये सब देख के मैंने आपसे कहा भी था कि भाई ऑप्शंस की डिमांड है और हमको करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें लॉस बहुत हो रहा है पब्लिक को. जब मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आज भी लोगों को मेरे से ऑप्शंस ही सीखना है, कमाने का तरीका नहीं सीखना है. कमाई तो शेयर से भी होती है, इन्वेस्टमेंट से भी होती है, सबसे होती है, लेकिन उनको ऑप्शन से ही कमाना है, इंट्राडे ऑप्शन से ही कमाना है. मैक्सिमम कमेंट्स है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे ऑप्शंस कैसे ट्रेड किया जाए वो बताइए. नाउ टेल मी कि आप क्या कहोगे. सही बात है मैम. मतलब और मैम अभी आसपास तो काफ़ी ग्लोरीफाई भी हो गया है कि मतलब ऐसा रील्स में भी दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है कि क्विक मनी, कितना जल्दी बैठे बैठे पैसा. तो मैम आज इसी के लिए हम बैठे हैं ये वीडियो में. तो आप हमें थोड़ा ऑप्शंस के बारे में समझाओ, क्या होता है. आपने काफ़ी सारे वर्ड्स अभी यूज़ किए, जैसे ऑप्शन चेन, स्ट्राइक प्राइस. तो मेरे को अभी समझना है कि ये होता क्या है, क्योंकि स्टॉक में कैसा होता है, बाय सेल होता है, बहुत ईजी लगता है वो चीज़ समझना. बट ये ऑप्शंस अपने आप में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या होता है, कैसे चलता है सब. अगर मैं ये कहूँ, क्या हम बचपन से ऑप्शंस खेलते आ रहे हैं? बचपन से मैम, लेकिन कैसे नहीं समझ में आया. शर्त लगाते थे, हाँ. देखते हो 2-5 साल के बच्चे भी शर्त लगाते थे. अपने लोग क्या हाँ. लगाते थे? तब तो चॉकलेट पसंद थी तो उसकी लगा लेते थे. अरे बच्चे बच्चे तो आपस में कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन एक शर्त जरूर लगाते थे. क्या? आज टीचर आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी टीचर, आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, हाँ. आएगी. लगी शर्त, लगी शर्त. देख मैं जीत गया, तू हार गया, बस यही होती थी ना. हाँ. वही शर्त को आज कर दो. मार्केट 22,500 के ऊपर एक्सपायर होगा. होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लगी शर्त. चलो 75 75 रुपीज पर यूनिट की लगी. 75 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, लग गई शर्त. अब मार्केट उसके ऊपर गया तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो मैं शर्त हार गई. तो ये जो है ये रियल लाइफ से नहीं मिलता जुलता है. काफी तो जब वही चीज मुझे पता है कि रियल लाइफ से ही बेस्ड है ऑप्शंस, तो मेरे एग्जाम्पल वो जो है वो इसी में फिट हो रहे हैं ना भाई. और जब तक ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक आप ये मान के चलो कि आपको कभी भी ऑप्शंस में सक्सेस नहीं मिलेगी. राइटिंग लोगों को लगता है बहुत इजी है, मैं कहती हूँ राइटिंग सबसे टफ है. क्यों? उसमें अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया और गैप अप गैप डाउन हो गया तो उसमें लॉस बड़ा है मुझे.
रनिंग मार्केट में तो चलो एक बार मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ एसएल डाल के। आप देखोगे कभी भी राइटर हमेशा एसएल लगाएगा, बायर नहीं लगाता। गॉट इट? यस मैम। तो इसलिए सेलिंग जो मैं क्यों डिफिकल्ट बोल रही हूँ, क्योंकि सेलर जो है इतने डिसिप्लिन में चलता है, इतने डिसिप्लिन में चलता है कि पूछो मत। और बायर जो है केयरलेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम का लॉस है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। बस यही जो लाइन है ना, ये सबसे खतरनाक लाइन है ऑप्शंस की। मैम आपने तो ऑप्शन स्टार्ट होने से पहले ही ऑप्शंस के लिए काफ़ी डरा दिया मुझे। बिल्कुल डराया है मैंने, और मैंने जो डराया है वो गलत नहीं डराया है। बिकॉज यही सब तो मार्केट में लोग और पार्टिसिपेंट्स और ट्रेडर्स ये फेस कर रहे हैं। उन्हें मेरी बातें पसंद आए या ना आए, बट मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। आज मैं ऑप्शंस कर रही हूँ कब से? 2002 से। हम तब तो शायद तभी के आसपास स्टार्ट हुए थे options। 2001 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जून जुलाई में, लेकिन मैं 2002 से कर रही हूँ। मैंने भी ये सारे देखे हैं, मैं भी इन सब इमोशन से निकली हूँ, और मैं इतना जानती हूँ कि हर महीना मेरा नहीं हो सकता। मुझे बहुत बड़े पैसे नहीं कमाने, कंसिस्टेंट इनकम कमानी है। मुझे करोड़ों अरबों की शीट नहीं आएगी, चलेगा। मुझे उतनी शीट आ जाए कि मैं खुश हूँ, मेरा सब काम हो जाए, आराम से काम करूँ, बट जिंदगी भर पैसा आता रहे। ये मेरी इच्छा है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं साल 2 साल कमाऊँ और उसके बाद कुछ नहीं, बस घर पे बैठूँ। रेगुलर काम करते रहेंगे, उतना पैसा मार्केट देता है। तो मैम मुझे लगता है कि यही गलतियां बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी करते होंगे और कहीं ना कहीं मैं भी करता हूँगा। तो आप मुझे एक बेसिक से समझाओ ऑप्शंस होता क्या है और कैसे करना चाहिए, उसका एक सही तरीका क्या है। ओके, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ओके मैम। हम कब कॉल बाय करते हैं, कब पुट बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो ये एक ग्राफ है, इसे अपने चाहे तो टेबल पे रखना, चाहे अपने दिमाग में रखना। तो ये पूरा एक्सपेक्टेशन पे ये टेबल बनता है, और हम ट्रेड भी इसी पे करते हैं। ओके, तो अगर मुझे तेजी लगती है तो मैं कॉल बाय करती हूँ, राइट। और अगर मुझे मंदी लगती है तो मैं पुट बाय करूँगी। ठीक है। सबसे पहली बात, इनका नाम कॉल और पुट क्यों है? हाँ मैम, मेरे मन में वही सवाल था। हम आपके मन का सवाल पहले ही पढ़ लेते हैं। तो रिंग टाइम में और आज भी, हम जब तेजी होती थी तो हम बोलते थे लाओ 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 लाओ, राइट। ओके। और किसी को कॉल करना हो, बुलाना हो, तो भी हम बोलते आओ। हम्म। तो दोनों का साइन ये हो गया, अच्छा। इसलिए इसको कॉल कहते हैं। अपसाइड को इशारा भी यही है, कॉलिंग का इशारा भी यही है। डाउन साइड का नीचे नीचे नीचे, बेचो बेचो बेचो, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, रखो रखो रखो, पुट पुट। तो जनरली इसी तरह से इसको समझा जाता है। ओके, तो रिंग की भाषा से ही हम तभी से यही, आज भी आप किसी से बोला ए लाओ 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 लाओ, बेचो 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 बेचो, यही यूज करते हो ना। अच्छा, अब सही बात है। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है क्या, कि हम कॉल कब राइट करते हैं, राइटिंग या शॉर्ट सेलिंग, एक ही बात हो गई। इट इज नॉट सेलिंग, इट इज शॉर्ट सेलिंग। अच्छा। हम बोलते हैं सेल किया, कॉल सेल किया, बट दैट इज अ कॉमन लैंग्वेज। एक्चुअल लैंग्वेज इज कॉल राइटिंग या शॉर्ट सेलिंग। लेट्स से हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। याद है हमने एक शर्त लगाई थी कि मार्केट 22,500 के ऊपर जाएगा। हाँ। जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो एक उसमें मैंने क्या कहा था, नहीं जाएगा। कि ये तो नहीं कहा था कि नीचे जाएगा। हाँ, ये तो नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था कि जाएगा या नहीं जाएगा। तुमने कहा था जाएगा, मैंने हाँ। कहा नहीं जाएगा। हाँ। राइट, मैंने ये नहीं कहा था कि नीचे जाएगा। या तो मुझे नीचे लगता है या इसके ऊपर नहीं जाएगा। गॉट इट।
यस मैम। साइडवेज भी रह सकता है, उसके अगल बगल में भी रह सकता है, रेंज बाउंड भी रह सकता है, बट ऊपर नहीं जाएगा। कैन आई से दैट वे? ऐसी स्थिति में हम कॉल राइटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमको या तो मंदी लगती है बट तेजी नहीं लगती है। क्या मैं ऐसा ठीक कह है। सकती हूँ? हाँ मैम। सेम वे अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट 22,000 के नीचे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा जाएगा, तो जो बोल रहा है नहीं जाएगा वो ये कह रहा है कि ऊपर जाएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। वो ये कह रहा है कि नहीं जाएगा। तो उसके अच्छा। दो मतलब निकलते हैं कि या तो वो ऊपर जाएगा बट नीचे तो नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि या तो वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे नहीं जाएगा? ऐसी सिचुएशन में पुट राइटिंग यस। तो ये जो टेबल है ये हमेशा अपने साथ रखो जब तक ये आपके डीएनए में नहीं आ जाए, राइट? यस मैम। तो ये है क्या एक्चुअली? इसका प्राइस आता कहाँ से? अंडरलाइन से। अंडरलाइन क्या है? इक्विटी। अच्छा। तो इक्विटी के जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लार्सन लिया। ठीक है। अब लार्सन का क्या प्राइस चल रहा है? 3400 के आसपास। तो हम क्या बात कर रहे हैं? लार्सन जो है एक्सपायरी तक 3500 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3500 के हिसाब से हमारी शर्त लग जाती है, लेट से 20-20 रुपए पर यूनिट की। ठीक। अब इसमें लॉट साइज है 300 आज की तारीख में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 20 इंटू 300 6,000 रुपया। अब एज अ बायर हमने कौन सी शर्त लगाई है? तेजी की। तेजी। क्योंकि 3400 का भाव चल रहा है, 3500। ये 3500 आया कहाँ से? इक्विटी से, अंडरलाइन से, कैश मार्केट से, वहां से हमने लिया। अभी कैश मार्केट में क्या है कि मैं पूरा पैसा देके शेयर उठाती हूँ। हाँ। फ्यूचर्स में मैं मार्जिन देके शेयर बाय करती हूँ। हाँ। मतलब कोई पोजीशन हाँ। एक लॉट बाय करती हूँ। ऑप्शंस में मैं सिर्फ इस अजम्पशन पे कि ऊपर जाएगा या नहीं उसका एक चार्ज देती हूँ कि अगर ये चला गया तो मैं जीत जाऊंगी, अगर ये नहीं गया तो मैं हार जाऊंगी। और हार गई तो जितना पैसा मैंने दिया था बस उतना ही मुझे लॉस होगा एज अ बायर। ओके। जो मैं इतनी देर से आपको समझा रही थी वो चीज। तो मैम अभी थोड़ा सा बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ गए हैं, जैसे एक्सपायरी वर्ड एक हाँ, आ गया। एक एक करके बताती हूँ। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लास्ट थर्सडे ऑफ पर्टिकुलर मंथ जिसमें हम काम कर रहे हैं वो दिन 3:30 बजे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी से शर्त लगाते हैं वो कितने पीरियड की होती है? जिंदगी भर की? नहीं मैम, वो जब तक वो इवेंट हो ना जाए ऐसा। तो हमारा ये इवेंट मंथ ऑन मंथ है। अच्छा। तो लास्ट थर्सडे को ये इवेंट खत्म हो जाएगा, शर्त खत्म हो जाएगी। वो शर्त जो खत्म हो रही है, जो हमारा ऑप्शन खत्म हो रहा है, वो डेट को एक्सपायरी डेट कहते हैं। तो हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं स्टॉक्स। निफ्टी ऑप्शंस 5 साल, जिसमें वीकली ऑप्शंस भी हैं जो हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फ्राइडे को हमें नए मिलते हैं। वैसे तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं पहले भी, लेकिन जो थर्सडे को खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर फ्राइडे को भाव आ भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो खत्म हो गया कल। ओके। तो जो एक्सपायरी वर्ड हम यूज करते हैं मतलब वो खत्म हो गया, अब वो ऑप्शन वापस कभी नहीं आएगा। वो पर्टिकुलर मंथ, वो पर्टिकुलर डेट अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए उसको एक्सपायरी कहते हैं। तो जैसे हम शेयर लेके भूल जाते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं कर सकते। शेयर लेके आप भूल सकते हो बिकॉज वो आपके डीमैट अकाउंट में आपने पूरा पैसा दिया है। भाई यहाँ पे आपने शर्त लगाई है, पैसा कहाँ दिया? एक तरह से शेयर डीमैट में थोड़ी ना है, हाँ, सिर्फ बातों में है। और अगर आप हार गए तो पैसा चला जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके मैम।
मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको, मैं कोई लीगल टर्म्स पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं Okay. एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि रियल लाइफ में जो चीज है वो ऐसी होती है और मार्केट में ऐसे होता है। अच्छा, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे इसको समझा जाए फॉर लाइफ टाइम। ओके। हाँ। दूसरी बात, मैंने प्रीमियम बोला, हम्म। तो शर्त का पैसा मतलब मैंने फिर? कहा ना कि 75 रुपए मैंने दिए इंटू हाँ। 50, वो 75 प्रीमियम बोला जाता है यहाँ की टर्मिनोलॉजी में। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। मैंने एक और वर्ड यूज किया था, लार्सन 3500 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। कितने के ऊपर? 3500 के ऊपर। 3500 पे मैंने स्ट्रेस किया था। 3500 3500 उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक शर्त लगाई कि आज क्लास में 50 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। आप बोले 50 से ज्यादा आएंगे, मैं कहती हूँ नहीं 50 ही आएंगे तो या ज्यादा नहीं आएंगे, तो क्या फिगर हमने यूज किया है? 50। मतलब 50 एक बेंचमार्क हमने सेट किया है कि इसके ऊपर। तो वही चीज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो जब तक वो 3500 क्रॉस नहीं करेगा, मेरी शर्त स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो प्रीमियम 0 हो जाता है। ओके। हाँ, अगर रनिंग मार्केट में इमीडिएटली मूवमेंट चालू हो जाता है तो प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। बट अगर हमने उसको लंबा रखा तो प्रीमियम गिरना शुरू हो जाता है। क्यों मैम ऐसा क्यों होता है? अब मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोन पे पैसा लेते हैं तो हम क्यों डरते हैं? क्योंकि मैम उसका ब्याज हर दिन जाता है। मीटर चालू हो जाता है। हाँ, मीटर चालू हो जाता है। बराबर है। तो एवरी डे आपका मीटर चल रहा है, ठीक है। हाँ, राइट। यहाँ पे वही मीटर प्रीमियम में से कटते जा रहा है एक तरह से। अच्छा। क्योंकि एक तरह से तो आप जो पैसा दिए वो ब्याज का ही पैसा है ना, शर्त का पैसा क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम तक ही दिया है ना आपने उस ऑप्शंस का पैसा। हाँ। तो एवरी डे वो एक मीटर के जैसे घूमते जाता है और कटते जाता है। जितना आप उसे अपने पास रखोगे वो कटते जाएगा, कम होते जाएगा, जिसको कहते हैं डीके। ओके। अगर ग्रीक्स में बोलो तो थीटा डीके, टाइम वैल्यू डीके। थीटा डीके। ओके। बोलते हैं ना कि भाई इसका थीटा जा रहा है, इसका थीटा जा रहा है, ये वर्ड सुना होगा। हाँ। अगर थीटा वर्ड भी यूज किया है तो रुकना, अभी मैं बाद में बताऊंगी जब मैं ग्रीक्स लूंगी तभी। जी मैम। डोंट वरी, ग्रीक्स भी समझा दूंगी बिल्कुल, और मेरे टर्म में बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी। हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आएगी तो हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए कि मैं ग्रीक्स पे खाली एक वीडियो बनाऊं और उसका ऑप्शन प्राइसिंग पे क्या इफेक्ट होता है, तो भाई आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको उसकी ज़रूरत है। तो कमेंट में आप मेंशन कीजिए, लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वाकई में ग्रीक चाहिए, उसके ऑप्शन कैसे प्राइस होती है, क्या होती है, वो वीडियो आपको चाहिए, तब ना मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो मुझे बताने के लिए तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आपको चाहिए। तो वो अब आपके ऊपर है, अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी या डिमांड आएगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन अगर उसके बिना आप लोगों का काम हो रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ बनाएंगे। जी मैम। तो मैम ऐसा अगर थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप एक बार कि कैश मार्केट क्या हो जाता है और ये ऑप्शंस वाला जो चीज़ है वो क्या होता है, उनका एक बेसिक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि कैश मार्केट में जब मैं लेट्स से मैं लार्सन खरीद रही हूँ, हम्म। मैं एक ही लार्सन खरीद सकती हूँ, हाँ 100 भी खरीद सकती हूँ, हाँ 1000 भी खरीद सकती हूँ, हाँ लाख भी खरीद सकती हूँ, हाँ जो मर्जी है क्वांटिटी खरीद सकती हूँ। शर्त है कि मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा। हाँ। डिमांड एक्सचेंज की कि तुम हाँ। पूरा पैसा दोगे तो ही हम आपको वो शेयर दे देंगे, बाय करने देंगे। हाँ। राइट। बाय करने के बाद वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। एक बार वो मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे 1 साल होल्ड कर सकती हूँ, 10 साल होल्ड कर सकती हूँ, जनरेशंस
को देके जा सकती हूँ कि भाई आप रखो, मैंने तुम्हारे नाम पे इन्वेस्ट किया है। हाँ सही आज बात भी जैसे अपन देखते हैं कि बहुत लोगों के पास निकल के आते हैं शेयर सर्टिफिकेट और उनके डीमैट करवाते हैं, मतलब उनके एंसेस्टर्स ने किया होगा ना ये चीज़ें, दादाजी ने, पापा ने, मम्मी ने, किसी ने भी इन्वेस्ट किया होगा, तो वो सब उनको मिल रहा है ना आज। तो तब उन्होंने शायद 5-10 हज़ार में ही इन्वेस्टमेंट किया होगा, आज वो करोड़ों के बन के आ रहे हैं, कई केसेस सामने आए हैं। हाँ मैंने वो देखा है टीवी पे काफ़ी। हाँ, तो वही चीज़ें होती है कि जब मैं कैश में बाय करती हूँ तो मैं डीमैट में ले सकती हूँ, लेकिन जब मैं ऑप्शंस में बाय करते हैं तो उसकी एक सर्टेन टाइम होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टर्म प्लान, मनी बैक नहीं, सिंपल प्योर टर्म प्लान, अगर कुछ नहीं हुआ इस साल तो प्रीमियम जो भरी है वो चली जाती है, अगले साल की भरो वापस भरनी पड़ती है ना। हाँ कि नहीं, अगले साल हर साल भरनी मतलब अगला साल नया प्रीमियम, यहाँ पे अगला महीना नया प्रीमियम, हाँ, और हर दिन वो कम होते 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 मंथ एंड में जीरो हो जाएगी। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश इक्विटी एंड ऑप्शंस। मैम मैंने ये स्टॉक ऑप्शंस भी सुना है, ये इंडेक्स ऑप्शंस भी सुना है, तो वो क्या होता है और मतलब फ़र्क क्या है ऐसा? स्टॉक ऑप्शंस हम प्योरली स्टॉक्स की बातें करते हैं, जो स्टॉक्स एफ&ओ में है, मतलब फ्यूचर्स में है, डेरिवेटिव्स में है, जिनमें फ्यूचर्स है तो ऑप्शन भी होगा। ओके, उसके अलावा नहीं। अभी आज की तारीख में जब अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में लेट अस से कि ब्लू डार्ट या जीएमडीसी, ये दोनों फ्यूचर्स में नहीं है, ये सिर्फ कैश में है। तो इनमें ऑप्शंस भी नहीं है। ओके, लेकिन यही बात अगर मैं लार्सन की करूं, टाटा स्टील की करूं, एसीसी की करूं, तो ये कैश में भी है, फ्यूचर्स में भी है, और अगर कैश और फ्यूचर्स में दोनों में है तो ऑप्शंस में भी होंगे। ओके, तो ये एक डिफरेंस है कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कैश, और ये हो गए स्टॉक्स। अब निफ्टी कैश में तो मैं ट्रेड नहीं कर सकती, बैंक निफ्टी कैश में मैं ट्रेड नहीं कर सकती, सेंसेक्स में कैश में ट्रेड नहीं कर सकती, मिड कैप निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स में कैश में ट्रेड नहीं कर सकती। तो इनको हम फ्यूचर्स में तो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में निफ्टी की लॉट साइज 50 है, बैंक निफ्टी की लॉट साइज 15 की है। ओके, तो फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, इनके फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे ही हम इनके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी इंडेक्स क्या है ये तो आपको पता है, ये एक बेंचमार्क है। जैसे निफ्टी 50 टॉप कंपनीज विद मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है, और इसमें डाइवर्सिफाइड करीब करीब हर सेक्टर से टॉप कंपनीज इसमें आ जाती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है। बीएसई सेंसेक्स के अंदर 30 स्क्रिप्ट्स है। ओके, हाँ, बीएसई और बीएसई में तो वैसे ही बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है जिसमें सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स है। फिन निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसी तरह से ये सारे इंडाइसेस है, और इनके ऊपर जो ऑप्शंस होते हैं वो इंडेक्स ऑप्शंस कहलाते हैं। तो मैम एक स्टॉक ऑप्शन में और इंडेक्स ऑप्शन में कोई क्या फ़र्क होता है? मैं एक डायरेक्ट स्टॉक जैसे बाय करना चाहती हूँ, रिलायंस का कॉल ऑप्शन, मुझे रिलायंस में तेजी लग रही है और लार्सन में मंदी लग रही है, या लार्सन में तेजी लग रही है, रिलायंस में मंदी लग रही है, तो मैं एक का कॉल ले सकती हूँ, एक का पुट ले सकती हूँ। लेकिन निफ्टी के अंदर मुझे या तो तेजी लगेगी या मंदी लगेगी। दोनों तो तब लग सकती है कि कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्शन पे काम करूं तो या तो तेजी वाला या मंदी, दोनों में से एक डायरेक्शन तो पकड़ेंगे। अगर मैं बायर हूँ, अगर मुझे तेजी मंदी दोनों नहीं लगती तो मैं सेलर बन जाती हूँ, जिसे कहते हैं राइटर। ओके, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स बाय कर रही हूँ, वहां पे मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग एज पर द ट्रेंड कर सकती हूँ। और दूसरी बात, स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं वो मंथली के हिसाब से होते हैं, जो मंथ के लास्ट थर्सडे पे एक्सपायर होंगे। जैसे अभी आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फरवरी मंथ है, तो 29 फरवरी इज द लास्ट डेट। मार्च जो आएगा वो 28 मार्च रहेगा। ओके, तो उस दिन सारे स्टॉक ऑप्शंस एक्सपायर होंगे? जी बिल्कुल। और इंडेक्स ऑप्शंस भी तभी होंगे? बिल्कुल, निफ्टी तभी होगा। ओके,
लेकिन बैंक निफ्टी वेडनेसडे को एक्सपायर होते हैं वीकली, ओके, तो वो 27 मार्च को हो जाएगा। तो मैम आप बोल रहे हो कि इंडेक्स ऑप्शन सारे वीकली भी एक्सपायर होते हैं? वीकली वाले, अगर आप वीकली वाले में ट्रेड करोगे तो जिस डेट का आपने ट्रेड किया, जिस वीक का ट्रेड किया, जिस डेट का ट्रेड किया है, वो उस दिन खत्म हो जाएगा। ओके, राइट? तो इस तरह से चलता है कि हमने कौन से दिन का लिया है, और इंडेक्स में ही आपको वीकली मिलेगा और स्टॉक्स में आपको मंथली ही मिलेगा। ओके। इंडेक्स में आपको मंथली वीकली दोनों मिल जाएगा। तो मैम स्टार्टिंग में आपने ऑप्शन चेन कहा था, तो क्या हम वो देख सकते हैं ऑप्शन चेन? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए अभी मैंने ये ऑप्शन चेन खोला है, यहाँ पे ये किसका है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैम निफ्टी दिख रहा है और 23 फरवरी दिख रहा है। मतलब आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वो दिख रहा है। ओके। और ये पूरा आपको यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। हाँ मैम बट ये यहाँ पे मेरे को बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं। हाँ, आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं। तो ये जैसे जैसे मार्केट चल रहा था, कि मैंने कहा था ना निफ्टी में 5 साल के ऑप्शंस होते हैं, तो अगर एक भी ट्रेड उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में हो गया, ओके, तो वो स्ट्राइक प्राइस तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। ओके, और वैसे भी यहाँ पर इतनी स्ट्राइक प्राइस एग्जिस्ट होती है। कुछ स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो इतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनमें वो ट्रेड नहीं हुआ होगा, बिकॉज 3 महीने का ही उसमें पीरियड है एक्सपायरी का। अब आप यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको? मैम हर मंथ का एक डेट दिख रहा है मेरे को, और वीक का डेट दिख और रहा है, वीक का भी डेट दिख रहा है। 7 मार्च 2024, फिर 14 मार्च। हम्म। देखो बराबर 7-7 दिन में है। यस मैम, एवरी 7 डेज। उसके बाद आपको मंथली दिख रहा है। हाँ मैम, मार्च अप्रैल, अप्रैल, अभी फेब चल रहा है तो हाँ। फेब मार्च अप्रैल। यस। जैसे ही फिर उसके बाद अप्रैल के बाद जून आएगा, क्वार्टरली स्टार्ट हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाँ, फेब, अभी फेब हाँ। खत्म नहीं हुआ है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, हाँ। फेब खत्म नहीं हुआ, फेब 29 एक्सपायरी है इसकी। हम्म। तो मतलब मेरे पास कितने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अच्छा, तो फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, फेब मार्च अप्रैल 3 महीने के ठीक है। तो देखो फेब दिख रहा है, आज हम्म। ये 29 फेब का ही दिख रहा है। हाँ, फिर मार्च के आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। यस, फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक का दिखेगा, ओके, बाकी के बाद में खुलेंगे। अप्रैल की मंथली एक्सपायरी है, हाँ, लेकिन उसके बाद मई अभी नहीं दिखेगा आपको। नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि है ना, उसके लिए पहले फेब एक्सपायरी होगी, तब मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे, मार्च अप्रैल में। ओके, लेकिन उसके बाद जून आएगा और क्वार्टरली एक्सपायरीज दिख रही है आपको। देखिए हाँ, जून, सितंबर, दिसंबर। हाँ, उसके बाद आपको हाफ ईयरली एक्सपायरी दिखेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिसंबर के बाद जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, दिसंबर। लास्ट आपको कौन सा दिख रहा है? दिसंबर 28। तो हो गया ना 5 साल के करीब। ओके। आपको लग रहा होगा 4 साल, लेकिन हम तो ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर है, हाँ। और ये एंड ऑफ द ईयर है। तो अगर देखा जाए तो 5 साल हो गया ना पूरा। यस मैम। जून जब चल आ जाएगा, जब हम्म। जून आएगा, जून की एक्सपायरी हो जाएगी, हम्म, तब आपको यहाँ पे जून 2029 दिख जाएगा। ओके, मतलब जुलाई 2024 में हम्म, आपको जून 2029 दिखेगा। हम्म, ऐसे चलता है ये। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कितनी वैरायटी, अभी फिलहाल 4 इंडेक्स चलते हैं। ओके, निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब फिर निफ्टी पे हम करते हैं 27 फेब, हाँ। मतलब ये ट्यूसडेज को एक्सपायर हो रही है। ट्यूसडे, ओके, तो देखिए उसके बाद 5 मार्च, 12 मार्च, 19 मार्च, 26 मार्च। 2 अप्रैल। यस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 26 मार्च छुट्टी है, तो वो 25 मार्च को एक्सपायर कर जाएगा, ओके, एक दिन पहले। गॉट इट? अब ये हो गए सारे इंडाइसेस। बैंक निफ्टी का आप देखिए 1 साल तक ये चलेगा, लेकिन फिर निफ्टी में आपको 3 ही महीने मिल रहे थे, हाँ, निफ्टी में 5 साल मिल रहे थे, बैंक निफ्टी में 1 साल मिल रहा है। ये NSE की वेबसाइट है, उस पे से दिखा रही हूँ। ओके। अब ये देखो, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सारे शेयर्स आते हैं। यस मैम। अभी लेट से हमने इसमें एक डिक्सन लिया, एंड मैम इसका स्टॉक भी है मेरे पास, तो आपके पास स्टॉक है तो देख लो। स्टॉक है ना, ऑप्शन नहीं है ना, नहीं, तो फिर वो तो डीमैट में है, हाँ, आप उसे रख सकते हो लाइफ टाइम। ऑप्शन ऑप्शन ले लिया तो सबसे पहली बात, आपको मिनिमम कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। बताइए मिनिमम कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी? यहाँ पे ये लॉट साइज है,
एक आइडिया के लिए ओके कि 100 के आसपास है। मैम 100 आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 100 दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको 300 दिख रहा है, यहाँ 900 दिख रहा है सेकेंड लास्ट लाइन में, हाँ मल्टीपल्स ऑफ 100 में दिखेंगे। ओके इसकी लॉट साइज 100 है, वो आप इसमें पूरा डिटेल में जाके भी देख सकते हैं। एनएससी से लॉट साइज की शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके nsindia.com में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो डिक्सन की अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो आप एक भी शेयर ले सकते हो, यस मैम जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो उसके हिसाब से ही लोगे ना। हाँ यहाँ पे ऑप्शन में अब क्या होता है, जो मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, मेरे पास 6,000 रुपये है तो मैं एक शेयर लूंगी, या हाँ। 7,000 रुपये तो एक शेयर लूंगी। एक शेयर यहाँ पे मुझे लालच क्या आ जाता है कि 7,000 में मुझे 100 की क्वांटिटी मिल रही है, तो मैं जीत गई तो मुझे 100 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। हाँ राइट, पैसा Yes. मिलेगा, प्रॉफिट आएगा, जो भी कहना चाहो। लेकिन वो 29 फरवरी को खत्म हो जाएगा। बल्कि अब तो जो है वो डिलीवरी का सिस्टम हो गया है कि अगर ये इन द मनी बंद हुआ तो मुझे ये पूरे के पूरे 7 लाख रुपए देके 100 शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ओके अगर नहीं है तो फिर पेनल्टी लगती है। अच्छा, अगर मैंने एक्सपायरी के पहले क्लोज नहीं करा मेरा जो भी सौदा था। हाँ, और जैसे आज फ्राइडे है, हाँ अगर इसको हम आज से ही क्लोज करवाना शुरू कर देते हैं। ओके क्यों? कि मार्जिन बढ़ जाता है। अच्छा आज फ्राइडे 20%, मंडे 40 हो जाएगा, ट्यूसडे 60 हो जाएगा, वेडनेसडे 80 हो जाएगा, और थर्सडे सुबह सुबह पूरा 100% ले लेंगे आपसे। ओके तो 7 लाख अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी आ जाएगी। तो इस वजह से आज से ही सब ट्रेड्स करीब करीब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इंट्राडे बहुत ब्रोकर अलाउ करते हैं अप टू वेडनेसडे या ट्यूसडे। बट मैम यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, तो यहाँ मैम पुट में भी बहुत सारे प्राइजेस आ रहे हैं, कॉल में भी बहुत सारे प्राइजेस आ रहे हैं, और सबका प्राइस अलग है। जैसे 7,100 का 41.9 है, और वही 6,700 का 216 है। तो ये ऐसा अलग अलग प्राइसिंग क्यों है, और इतनी सारी प्राइसिंग है तो कौन सा बाय करना चाहिए? देखिए ऐसा है, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मैम 6,850 रफली ये प्राइस है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूरा कॉल ऑप्शंस है, ओके ये वाला पुट ऑप्शंस है, राइट। अब 7,100 का अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं 41 रुपीज में, रफली 41, प्राइस क्या चल रहा है? 6,854, राइट। मतलब अब मुझे एक बात बताओ, 29 को एक्सपायरी है, हाँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 7,100 क्रॉस कर जाएगा 4 दिन में? 4 ट्रेडिंग डेज ही तो बचे हैं ना। हाँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7,100 क्रॉस कर जाएगा? बहुत कम है, क्योंकि इतना मोमेंटम आया ना है स्टॉक में। राइट। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 6,700 के ऊपर ही, मतलब इसी लेवल पे रहे? मैम उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो इसलिए जितनी हाई प्रोबेबिलिटी होगी प्रीमियम हाई होगा। ओके और ये जो है ये इन द मनी है, येलो कलर जो आपको दिख रहा है ना, इन द मनी है। ओके तो इन द मनी में ये आपकी करंट मार्केट प्राइस है। हाँ और आप अगर मान लो आप जो 6,700 का पूछ रहे थे मेरे से, हाँ तो करंट मार्केट प्राइस से ये कितना ऊपर है? 154। तो ये तो इसकी इन द मनी वैल्यू हुई। ओके इन द मनी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो वर्ड नहीं बोला जाता है तो इन द मनी तो बोल सकते हो। यस मैम। तो 154 तो उसमें ऑलरेडी अभी के हिसाब से जमा वैल्यू है। हाँ तो एक्स्ट्रा आप कितना दे रहे हो? 51 रुपये ही तो दे रहे हो। हाँ, राइट। 200 रुपीज़ का है जो 50 रुपीज़। एक तरह से जो ब्याज, जो टाइम वैल्यू है वो आप 50 दे रहे हो। यस। जितना अंदर जाओगे, जितना इन द मनी जाते जाओगे, उतना ही आपका टाइम वैल्यू कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 6,400। ओके, मतलब 6,400 इससे माइनस करें तो कितना होता है? 454। 454। मैं किससे किसको माइनस कर रही हूँ? मैम जो करंट स्टॉक प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं स्पॉट
यानी कि करंट मार्केट प्राइस, ओके। कैश प्राइस, उससे स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर रही हूँ। हाँ, कॉल के लिए इसी तरह से किया जाता है। तो जो भी प्रीमियम की वैल्यू है इस बेसिस पे डिसाइड होती है। जी, तो अब ये कितनी है? 454, प्रीमियम कितना चल रहा है अप्रोक्सीमेट? 482। 480। अच्छा 480, यस मैम 480। तो मतलब 26 रुपीज। यस जितना अंदर रहेगा उतना उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होने के वजह से उसमें एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू नहीं रहेगी। हाईएस्ट टाइम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। मतलब जो मार्केट प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके। अगर लेट्स से आप कॉलेज जा रहे हो, आपकी कल एग्जाम है, आप आज पढ़ने बैठो तो आप 95 लेके आओगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैम बहुत कम। ना के बराबर। पूरे हाँ। साल पढ़ाई नहीं की, हाँ नहीं करी तो बस खाली एक ही दिन में आपको पढ़ना है और 95 लाना है। बहुत मुश्किल है, नहीं होगा मतलब। और यही अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है मन लगा के, एकदम से कंसंट्रेशन के साथ में, और पेपर भी अच्छे से देके आ रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 95 लाने की? मैम बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ जाती है, राइट? हाँ। तो वही चीज यहाँ पर है कि दिन बचे हैं 4, वहां पर वो उसको क्रॉस करेगा या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर प्रीमियम डिसाइड होता है। ओके। अब आप ये सोचो, मान लो मैंने इसका ब्याज दिया एक तरह से 103 रुपया या 104 रुपया। अब 4 दिन में इसने 6900 क्रॉस नहीं किया, तो एवरी डे ये डेप्रिशिएट होते जाएगा। हाँ मैम। और डेप्रिशिएट होते होते 4 दिन में 100 रुपया चला गया। हाँ। ये 100 रुपया है एक्चुअली, सच्ची बताओ? हाँ मैम। 100 रुपया है? हाँ मैम। ये लॉट साइज 100 है, ये एक यूनिट का 100 रुपया है। मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 104 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10,400 रुपया आप 4 ट्रेडिंग डेज का दे रहे हो। ओके। प्रोबेबिलिटी क्या है मैम? कम है। तो फिर आप ये सोचो कि अगर ये इमीडिएटली बढ़ के इसमें 10 या 20 रुपया या 25 रुपया आपको मिल गया, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन अगर वो दिन भी आपके फेवर में भाव नहीं आया तो प्रीमियम कम हो जाएगा। हाँ मैम। और उस लेट से अप्रोक्सीमेट रफली 4 दिन बचे हैं। हाँ। मैं 4 दिन से डिवाइड कर दूं तो 25 रुपया मिनिमम, एक इतना दिन तो कम होगा ही होगा। हाँ। तो ये गए 2,500 रुपये। हाँ मैम। प्रॉफिट आप कितने में बुक कर रहे थे? 2,500 में? नहीं, वो तो 10, मतलब 10,000-1500 में। 1000-1500 में ये गए एक दिन के। अब हाँ। दूसरा दिन, अब दूसरे दिन में उसको और ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। हाँ। तब जाके आपका वो जो प्रीमियम खत्म हुआ था वो बढ़ेगा। आप कई बार देखते होंगे, और ये बहुत लोगों की मेरे पास क्वेश्चंस आए कि मैंने जब ऑप्शन लिया था तब ये प्राइस था शेयर का, अब शेयर का प्राइस तो काफी बढ़ गया लेकिन मेरा ऑप्शन का प्राइस डाउन है। हाँ, तो मैम ऐसा क्यों होता है? क्यों? दिन निकल गए। अच्छा, तो जो हमारे दिन की जो वैल्यू मीटर चालू वाली जो वो बात मीटर थी, चल रहा है। तो रोज मीटर से पैसा कट रहा है। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा 5 दिन से ज्यादा रखना नहीं, वापस कर देना। अब यहाँ तो मेरे पास 5 दिन भी नहीं बचे, तो एक ही दिन में नहीं हुआ तो वापस कर देना मार्केट को, फिर बाद में अगले दिन फिर देख लेना। अगर इसमें मूवमेंट आए तो लेना, नहीं आए तो मत लेना। देखिए, मैं ट्रेड नहीं बता रही हूँ अभी, मैं ये बता रही हूँ बेसिक्स ऑप्शंस को देखा कैसे जाता है। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि बहुत लोगों को यही नहीं मालूम कि हम क्या चीज ले रहे हैं और उसका क्या होगा गलत होने पे और सही होने पे। हाँ। गलत होगा या सही होगा तो बात की बात है। तो मैम इसमें जैसे अगर हम बाय करते हैं तो उसको वापस कैसे देते हैं? सेल करके। तो जैसे अगर मैंने कुछ भी खरीदा है तो मैं उसे सेल कर दूं तो हाँ, मेरी वो पोजीशन से मैं बाहर आ जाऊं। स्क्वायर ऑफ हो गई। ओके। और अगर आपने शॉर्ट किया है, प्राइस बढ़ जाती है तो आप बाय कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ओके। तो बढ़ जाएगी तो मतलब आपने शॉर्ट किया समझो 104 में, प्राइस बढ़ के 125 हो गई, तो आपको
20-21 रुपए का नुकसान हो गया ना, आप उतने में इसको रफ कर दो। और अगर प्राइस 2 दिन भी वहीं रह गई तो 30-40 रुपए मिल गए ना। हाँ। तो ये जो चीज है, ये बायर और सेलर के बीच की लड़ाई जिंदगी भर चलती रहेगी ऑप्शंस में। अच्छा। और जो इसे समझ लेगा वो कुछ हद तक, हमेशा कुछ हद तक कमाते रहेगा। कंसिस्टेंट इनकम करिए, एक ही बार में इनकम मत करिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ना कई बार ऐसे यूट्यूब का देखते हैं तो एक दो जगह देखा था, महाराजा थाली करके है। हाँ। और उसमें कुछ शर्त रखी जाती है, ये कोई खा लेगा तो उसको 2000 रुपया 5000 दे। अगर वैसी थाली आपके सामने रखी जाए तो क्या आप उसे खा सकते हो? नहीं मैम, वो रखते ही इसके लिए है क्योंकि वो नहीं खाई जाती है। बराबर है। लेकिन अगर उसमें से मैं एक एक पार्ट आपको रेगुलर देते रहूं, तो आज ये चीज दे दी, कल दूसरी चीज बना के दे दी, परसों तीसरी चीज बना के दे दी, ऐसे अगर वो आपके घर में हो जाए तो हाँ फिर तो खा लेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ, मैं एक साथ इनकम करने जाऊंगी नहीं होगा, मैं रोज थोड़ा 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 कमाऊंगी। कंसिस्टेंट इनकम, उस पे मेरा फोकस है, ना कि एक ही साथ पैसा कमाना। ओके। मार्केट रोज देगा, रेगुलर देगा, रोज नहीं देगा लेकिन रेगुलर देगा। लेकिन एक ही बार में मांगोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब ये साइड पुट है, पुट में यहाँ पे लेटर से हमने 7000 की पुट बाय की। ओके। कौन सी पुट बाय की? 7000। मार्केट क्या चल रहा है? 6854। राइट। यस मैम। मतलब 146 इन द मनी हुआ। यस। येलो कलर इज इन द मनी, ओके। व्हाइट कलर इज आउट ऑफ द मनी। और ये जो बीच में लास्ट येलो कॉल साइड और लास्ट येलो पुट साइड, ये एट द मनी कहलाते हैं। ओके। ओके, तो यही देखो मार्केट प्राइस चल रहा है 6854। यस। तो इसी हिसाब से ये एट द मनी कहलाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम। हाँ। ये आउट ऑफ द मनी, जो दूर, जिसे कहते हैं दूर। ओके, जो प्राइस से दूर है, करंट मार्केट प्राइस से दूर है, आउट। तो वो आउट ऑफ द मनी हो गए। तो यहाँ का प्रीमियम कितना है? 205 रुपये। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच का डिफरेंस 50 के आसपास है। हाँ। तो आपकी प्रीमियम तो 50 ही हुई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये स्ट्राइक है और ये करंट मार्केट प्राइस है। ओके। तो पुट के लिए हम हमेशा स्ट्राइक माइनस स्पॉट या करंट मार्केट प्राइस, इस तरह से कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो पुट में उल्टा होता है बेसिकली, स्पॉट मतलब कॉल में स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है, पुट में स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। अभी बाइंग हो या राइटिंग, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ओके। सिर्फ मतलब चेंज होता है। इन शॉर्ट, जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है। बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड लेस प्रीमियम पेड। ओके। तो सेलर का लॉस अनलिमिटेड लेस प्रीमियम रिसीव्ड। क्योंकि बायर प्रीमियम पे करता है तो सेलर को वो प्रीमियम मिलता है। सेलर मतलब राइटर। यहाँ पे मैं राइटर के पर्से से बात कर रही हूँ। ओके। राइट। यस। बायर को लॉस कितना है? जितना प्रीमियम भरा है। तो वो किसको जाएगा? सेलर को। सामने तो सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ? जितना मैंने प्रीमियम भरा है। तो सेलर को ये मालूम है कि मेरी प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन मेरा रिस्क अनलिमिटेड है। हाँ। वो अपने स्टॉप लॉस पे बहुत केयरफुल रहते हैं। ओके। बायर्स उतने केयरफुल नहीं रहते हैं, लेकिन कभी गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो वो एक दिन काफ़ी होता है बहुत बड़ी इनकम खाने के लिए। मतलब उनकी इनकम चली जाती है, लॉस में आ जाते हैं वो लोग। तो मैम सेलर्स को कितने प्रीमियम, या तो उनको तो प्रीमियम मिलता है तो उनको रुपए कितने देना होता है उसमें? मार्जिन देना पड़ेगा उनको एज अ सिक्योरिटी। जैसे फ्यूचर्स में मार्जिन देते हैं ना, हाँ। वैसे इसमें भी मार्जिन देना पड़ेगा। जहां पे रिस्क अनलिमिटेड हो जाए वहां सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ओके। जहां पे पता है कि इससे ज़्यादा रिस्क नहीं है तो वहां पे प्रीमियम देना पड़ता है। और अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है एज अ स्प्रेड तो थोड़ा मार्जिन देना पड़ सकता है। ओके। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये नहीं मालूम
हो कि हमको आएगा पैसा कि जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, आएगा तो कितना आएगा, हमको कितना रिस्क लेना है। अब इसी पे अगर मैं बात करूं, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि 104 रुपये मतलब 10,400 है। हाँ। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि 4 दिन में ये प्राइस आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों लेते हो ये रिस्क? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की रिस्क लो। और अगर आपके पास पूरा महीना बचा हुआ है तो पूरे महीने के हिसाब से अगर इसका प्रीमियम देखा जाए तो लेट से 150-200 रुपया हो गया। हाँ। वो 20,000 का आप ऑप्शन खरीद रहे हो, इतना बड़ा खरीदना चाहिए? नहीं। तो सबसे पहली बात, ये कितना ऊपर जा सकता है, ओके। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो मत खरीदो। तो मतलब वही कि अपना रिस्क और अगर मान लो प्रॉफिट। फिर भी आपको खरीदना है, आपके हाँ। पास किसी ने टिप दिए है या कुछ भी आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, या आपको लग रहा है कि भाई बहुत लोग आजकल गट फीलिंग पे ही काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बट फिर भी काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी गट फीलिंग हो रही है, ये ठीक है, कितना भी मैं बोलती हूँ लेकिन वो गट फीलिंग बीच में लोगों की आ ही जाती है। तो उससे अगर लगता है, और 20,000 देना ये कहाँ तक जायज़ है? जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑप्शंस एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़ीरो हो जाएंगे। हाँ। तो 20,000 के ऑप्शंस अगर मैं ले रही हूँ, मैं कितना रिस्क उठा सकती हूँ? 4,000 5,000। हाँ। लेट से मैं उतना उठा रही हूँ, 25% जो मैंने प्रीमियम भरा है उसका 25 से 30% का मैं रिस्क उठाना चाहती हूँ। तो एग्जैक्टली वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। ओके। तो वहां पे आके टू माइंड्स में नहीं होना है। अगर आपको फिर से मूवमेंट लगे, फिर से बाय करना। जब हम बाय करते हैं ऑप्शंस पर्टिकुलरली, हमारे पास 2 वैरायटी के स्टॉप लॉस होते हैं, एक तो प्राइस स्टॉप लॉस, दूसरा टाइम स्टॉप लॉस। ओके। क्योंकि मीटर चल रहा है मेरे भाई। तो हम ऐसा मैं फिर डे फिक्स कर सकता हूँ उस पे मेरे को close हाँ, करना अगर तो? मैंने बोल दिया कि 4 या 5 दिन रखूंगी तो बस 5 वर्किंग डेज या इंक्लूडिंग सैटरडे संडे जो भी डिसाइड किया है, अपने प्लान को चेंज मत करना बीच में। ओके। अगर आपने सोचा मैं 5,000 का रिस्क उठाऊंगा या 5 दिन के बाद सौदे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तो वो होना ही होना चाहिए जो पहले आएगा। ओके। वहां पे आके टू माइंड में नहीं होना है। ओके मैम। इट इज योर बिजनेस। बिजनेस में हम कितने रिजिड होके बैठते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये काम इस ढंग से करना है, ये हमारी प्लानिंग है, इस तरह से हम काम करेंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है एक अपने तरीके से जा रहा है, एक अपने तरीके से जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में हम सब अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं, है ना? जैसे मुझे पसंद है वैसे काम करूंगी, राइट? और बिजनेस में मैं किसी की नहीं सुनती। तो ये मेरा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको पैसा निकालना है। जहां से पैसा आना होता है ना, वो बिजनेस होता है, और हर बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। ओके। लेकिन अल्टीमेटली हर बिजनेस का एक ही रूल होता है, प्रॉफिट, कि कैपिटल खत्म नहीं होनी चाहिए। यस। प्रॉफिट फिर अपने आप आता है, सेकेंडरी है, बट अगर कैपिटल खत्म हो गई तो वापस खड़े कैसे होगे? हाँ, मतलब कैपिटल मार्केट नाम ही उसमें है कि कैपिटल के बगैर कोई भी बिजनेस हो, कैपिटल खत्म कर दी तो वापस कैसे खड़े होगे लाइफ में? सही बात है। मतलब तो ये चीज कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब आप बिजनेस भी कैपिटल जीरो होने तक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेके बीच में लॉस मेकिंग कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आप मार्केट में ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाओगे। यही मेरी आपको सजेशन है। तो मैम, अगर मेरे को ऑप्शन स्टार्ट करना है तो एक कितना कैपिटल से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? जैसे कैश मार्केट में तो कैसे मैं छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, एक क्वांटिटी, एक शेयर बाय करके। तो ऑप्शंस में मेरे को कितना कैपिटल लेके आना पड़ेगा या आना चाहिए मेरे को? मैं ये कहूँ कि आपको ऑप्शन से ही क्यों स्टार्ट करना है? बट मैम, अगर इक्विटी कर रहा हूँ पहले से, तो अगर मेरे को ऑप्शंस में आना है तो फिर मैं कैसे आऊँ? तो आपका जो भी कैपिटल है, फ्री कैपिटल, ओके, कैश, उसका सिर्फ
10% इसमें लगाइए, और वो 10% में से 50% खत्म हो जाए इस महीने, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना। लेट्स से आपके पास ₹1,00,000 है, 90,000 बैंक में रखिए, 10,000 इसमें लगाइए। वो 10,000 का अगर 5,000 हो गया, वहीं पे सारी पोजीशन खत्म, ये महीने कोई काम नहीं करोगे। ओके। फिर अगले महीने वापस उसमें और 5,000 डालिए। अगर आपने ऐसे 3 महीने तक एक भी महीने में पैसा नहीं कमाया, तो आपका कितना नुकसान हो गया? 15,000 का। 15,000। 15,000 का नुकसान करके साइड हट जाइए, सीख कर समझ के आइए कि यहाँ पे पैसा क्यों जा रहा है। ओके। छोटे से कैपिटल से आप नुकसान करके निकल गए, 3 महीने तक अगर पैसा नहीं आया, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। हाँ मैम। तो हट जाइए। और अगर आपको उसमें से पैसा आ गया, लेट्स से 10,000 का 15,000 हो गया, तो 5,000 उठा के साइड में वापस डाल दीजिए, बैंक में हो गया 95। फिर अगले महीने फिर लेटर से और 5,000 आ गया, बैंक में रख दीजिए, लाख हो गया। फिर ऐसे करते जाइए, इस तरह से काम कीजिए। लेकिन अब 1,00,000 रुपए को टच मत करना। जिस दिन 1,00,000 का 1.5 लाख हो जाता है, फिर या 2,00,000 हो जाता है, तो वो 1,00,000 को परमानेंटली एफडी कर दो, टच भी मत करना वो कैपिटल को। अच्छा। फिर प्रॉफिट वाले 1,00,000 से वापस ये प्रोसीजर ऐसे ही शुरू करना। ओके। मतलब मुझे अपनी कैपिटल कभी नहीं बढ़ानी है। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो कि जितना कैपिटल है उसका छोटा पोर्शन ही करो और धीरे धीरे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहो। हाँ, और जो प्रॉफिट आता जाए, प्रॉफिट उससे जो अच्छे ब्लू चिप कंपनीज है उनमें एसआईपी करते जाइए। तो ऑप्शंस में छोटा ही काम करना है लेकिन कंटिन्यू करना है। एक बात बताओ, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि वो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। हाँ मैम। मुझे ये बताओ कि उनमें से कितने जन ऑप्शंस का एक्चुअल बेसिक जानते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है? हाँ मैम, काफ़ी कम है। मतलब मेरा एक दोस्त करता था, मैंने उससे पूछा कि ऑप्शंस मुझे भी सीखना है, बता क्या होता है। वो लेकिन समझा नहीं पाया मुझे सही से कि ऑप्शंस होता क्या है। तो मैम वही, अभी अवेयरनेस की तो कमी बहुत ज़्यादा ही है कि अवेयरनेस की कमी की बात बाद में करना, लोगों को कमाने की जल्दी है, नॉलेज की जल्दी नहीं है। सही बात है। ये आपने नोटिस किया होगा, सबको ये चाहिए कि मैं उनको ऐसा कोई गुरु मंत्र टाइप का दे दूं और वो कल से जाके बटन दबाओ माल लाओ टाइप का हिसाब कर दे। सबसे पहले मैं एक बात करती हूँ कि बेसिक क्या है, ऑप्शंस होता क्या है। क्योंकि हम लोग ऑप्शंस में काम करते हैं और लोग भी काम करते हैं कि मैंने 2-3 महीने में 3-4 लाख रुपया खो दिया। अब मुझे ये बताओ, ऑप्शन बाइंग में 2-3 महीने में 3-4 लाख रुपए आदमी कैसे खो सकता है? मतलब ये कि उन्होंने मल्टीपल लॉट्स में काम कर लिया, हो सकता है, और इस इंटेंशन से कि प्रीमियम का ही मैक्सिमम लॉस होगा। अरे भाई, मैक्सिमम लॉस इज अप टू प्रीमियम, बात तुम्हारी ठीक है, बट दैट इज 100% ऑफ योर कैपिटल। ट्रू। तो अब जब मैं लॉटरी की बात की, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि लॉटरी की टिकट जो है वो छोटे अमाउंट की होनी चाहिए कि 50,000 लाख रुपए की होनी चाहिए? मैम छोटे अमाउंट की होनी चाहिए टिकट अगर खरीदनी है तो। लाखों की तो लॉटरी हम नहीं खरीद सकते, तो फिर हम लाखों के ऑप्शंस कैसे बाय कर लेते हैं और उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं कि मैक्सिमम लॉस इज ओनली अप टू प्रीमियम, राइट? और उसको जीरो कर देते हैं, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है भाई। और उससे भी कड़क चीज जो मैंने सुनी है और देख रही हूँ, जो मुझे तकलीफ देती है, कि उसके लिए भी एक कॉमन रिटेलर जो है ना, वो लोन पे पैसा लाता है। अब तुम सोचो कि ये लॉटरी टाइप की टिकट खरीदने के लिए कभी सुना है लोग लोन पे पैसा लाते हैं और लॉटरी की टिकट खरीदते हैं? नहीं लगी तो वही, मतलब उसमें चांसेस कितने कम है। तो फिर, और उसमें भी वो एक साथ ही 50,000 रुपया लगा देते हैं एक लॉटरी टिकट में। तो हाँ, वो तो सब खत्म ही हो जाएगा। हाँ, तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि 97% यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि वो रातों रात करोड़पति बन सके, बट बेसिक्स इज नॉट क्लियर, और इसी वजह से इतना बड़ा बड़ा लॉस हो रहा है। मुझे पता है कि शायद ये मेरी बातें
बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगी, बिकॉज सबको इमीडिएटली गुरु मंत्र चाहिए कि मैं कैसे कमाऊं, और मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं और धीरे धीरे आप कमाना शुरू कर दो और इस स्टेज पे आ जाओ कि आप रेगुलर कमाओ, एक साथ बड़ा फिगर नहीं लेकिन उतना कमाओ कि आप जिस इंटेंशन से इस मार्केट में आए हो वो पूरा हो जाए। अच्छा, आप मुझे बताइए, अपने यहाँ कितने लोग आते हैं और क्या कहते हैं, हमको कोई रास्ता बताइए कि कंसिस्टेंट इनकम हो। कभी कोई आया ये बोल के कि भाई मैं 1 लाख रुपया आज रात को लगाऊं और मुझे महीने में 1 करोड़ रुपया की इनकम हो? नहीं मैम, ऐसा तो कोई, सब कंसिस्टेंट इनकम मांगते हैं। तो फिर कंसिस्टेंट इनकम पे रुकिए ना। आप आते हैं कंसिस्टेंट इनकम के ऊपर और चाहिए आपको इमीडिएटली, और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट। मतलब आप कह रहे हो कि एकदम एक्सपेक्टेशन बहुत गलत हो गई है लोगों की। प्रैक्टिकल में गलत हो गई है। जस्ट एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, राइट? कंसिस्टेंट इनकम का मतलब क्या होता है? महीने का 2%, 5%, बिल्कुल, राइट? यस। जितना पैसा आप लगाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बहुत बड़ी कैपिटल जब बाइंग करते हैं ऑप्शंस की तो नहीं लगा सकते, छोटा लगाएंगे। ओके, अब क्या होता है, लेट अस से हमने 10,000 रुपये का कोई ऑप्शन खरीदा, ठीक है, राइट? लेकिन जैसे ही वो 11,000 हुआ, हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। मतलब हम सेल कर देते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा प्रॉफिट दिख रहा है तो। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं कि हमको 10% प्रॉफिट मिल रहा है आज की आज, हम निकल जाते हैं। एम आई राइट? यस मैम। तो इसके सामने आपकी लॉस कितनी हो सकती है? पूरा 10,000 मैम। हो सकती है। लेना हाँ। कितना चाहिए आपको? चलो, जितना रिवॉर्ड है उतना ही फिर लॉस भी बेयर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी से भी ऑप्शंस की, तो वो क्या कहता है, जब मैं 10,000 लगाता हूँ तो मुझे ऐसा कॉल दो कि मैं 5,000 का मेरा एसएल होगा और टारगेट 10,000 प्रॉफिट, राइट? अभी यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सिर्फ 1,000 रुपये प्रॉफिट लेके निकल गए, लॉस में पूरा 10,000 खड़े। पूरा स्ट्रक्चर गलत हो गया। बिल्कुल। अगर आप 10% प्रॉफिट पे एग्जिट कर रहे हो या 5% प्रॉफिट पे एग्जिट कर रहे हो तो लॉस में भी 10% या 15% या 20% पे एग्जिट हो जाओ। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस तो सिर्फ 10,000 का होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। सही बात है। तो फिर लाखों की प्रॉफिट तक होल्ड कीजिए ना मेरे भाई। अगर आपकी सोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 10,000 का नुकसान होगा तो प्रॉफिट में भी तो लाखों की या 10,000 की या 20,000 की जो आपने सोची है, अगर मान लो आपने 10,000 पे 25,000 की प्रॉफिट सोची है या 20,000 की प्रॉफिट सोची है, तो कम से कम 5-7 हज़ार तो मिनिमम प्रॉफिट उठा के लेके जाओ। आप 1,000 रुपया प्रॉफिट उठाते हो तो सोचो 10 ट्रेड में मिला के आप 10,000 प्रॉफिट उठाओगे। लेकिन एक ही ट्रेड काफी आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट करने के लिए। सही तो बात ये है। जो बेसिक कैलकुलेशन है ये कोई नहीं करता है और इसी वजह से जो है लॉस हो रहे हैं मैक्सिमम। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, और करने के बाद हमारी सोच कुछ और हो जाती है। एकदम ऐसा बहुत बेसिक में आता है बट काफी डीप है ये कि बिल्कुल प्रॉफिट में होल्ड करते ही नहीं हम, और लॉस में हम 10,000 डूबने तक होल्ड कर लेंगे। और यही सोचो, अगर किसी ने 2-2, 3-3, 5-5 लॉट कर दिया तो मतलब 50,000 रुपए गए। और वो जो 50,000 रुपए गए तो वो जा रहे हैं, उसका दर्द नहीं हो रहा, वो तो रहा ही होगा मैम। तो फिर उसको जीरो कैसे कर सकते हो? इस उम्मीद पे मैं एक एग्जाम्पल हमेशा अपने हर सेशन में देती हूँ, आज वही मैं यहाँ पर भी देना चाहूँगी। लेट्स से
मेरे सामने कोई बिजनेस प्रपोजल आया है, हम्म, बस सुबह आने वाला ही है, अच्छा। राइट, आज आ जाएगा शाम को या कल सुबह आ जाएगा। तो मैंने बैंक से लोन ले लिया या कहीं से भी लोन ले लिया, किसी फ्रेंड से लोन ले लिया और कबड़ में रख लिया एक बार, ठीक है। हाँ, इन एक्सपेक्टेशन की प्रोजेक्ट आ जाएगा। ओके। हैव आई डन द राइट थिंग? नहीं मैम। ओके, अब वो कबड़ में रखा हुआ है और प्रोजेक्ट आजकल हो रहा है। व्हाट शुड आई डू? कीप द मनी इन कबड़? नो मैम, वो फिर इंटरेस्ट लगेगा उस पैसे तो फिर का। क्या करना चाहिए मुझे? वो पैसे को वापस दे देना चाहिए, कितने दिन के बाद? इमीडिएटली दे देना चाहिए, जब प्रोजेक्ट आएगा तब ले लेंगे। चलो मैं बोलती हूँ कि 4-5 दिन में प्रोजेक्ट नहीं आया तो एक बार वापस कर दूं, हाँ मैम, बिल्कुल। और जब वापस आएगा प्रोजेक्ट तब ले लूं, हाँ, तो कम से कम मेरा उतना दिन का ब्याज तो नहीं लगेगा। राइट, गॉट इट? यस। ये बात आपको रियल लाइफ में समझ में आ रही है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका इंटेंशन क्या होता है कि मोमेंटम आए और आपको इमीडिएटली 4-5 दिन में उसका प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाए। लेकिन अगर 4-5 दिन में उसका मूवमेंट नहीं आया तो क्या प्रीमियम डीके रोज नहीं हो रहा है? तो एक चलो हमने 4-5 दिन का डीके उठा के दे दिया, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में कि मूवमेंट आएगा, क्या मैं इसे पूरा महीना होल्ड करके जीरो कर सकती हूँ? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बात रियल लाइफ में समझ में आती है, यहाँ क्यों नहीं समझ में आती? भाई रिटर्न कर दो मार्केट को, जब मूवमेंट आएगा फिर ले लेंगे। उम्मीद पे क्यों बैठे हो? उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑप्शंस में नहीं। आपने रियल लाइफ को काफी अच्छे से जोड़ा है ये ऑप्शंस की चीज से। फिर मैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे आऊंगी, या पहली जो मैंने स्टार्ट किया वहीं आऊंगी। लॉटरी की टिकट कितने रुपए की खरीदनी चाहिए? छोटे अमाउंट की कि लाखों की? छोटे अमाउंट की करनी चाहिए। तो आ गए हम वापस उसी बात पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जी मैम। तो मैम ये सब तो मुझे काफ़ी समझ में आने लग गया कि ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें होती है, और थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कैसे वर्क करता है। बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डाउट्स और आ रहे हैं मन में, जैसे वो डेल्टा और ग्रीक वाला चीज़ है जो हम आगे समझेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। अगर और भी हमारे व्यूअर्स के कुछ डाउट नए आ रहे हैं जो हम नहीं कवर कर पाए हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो हम नेक्स्ट सेशन में वो कवर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन था ना, ये मैंने एकदम बेसिक सेशन बनाया है, जिससे क्या है कि जो लोग ये नहीं जानते कि वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, जो ये कुछ नहीं समझ रहे थे, ये उनके लिए है। अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये एक सेकंड सेशन करूं जिसमें आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों बताऊं, और उसके सारे वर्किंग के साथ में क्या लॉस क्या प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन चेन वगैरह सब। तो आप सीखना चाहते हैं क्या? बताना मुझे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं पक्का एक और सेशन करूंगी। थैंक यू मैम ये सेशन हमारे साथ करने के लिए। अगर हमारे व्यूअर्स की और डिमांड आती है तो हम ये सेशन आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इसके मल्टीपल एपिसोड्स बनाते जाएंगे जब तक हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाती। आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझसे डिमांड की जाएगी तो मैं बनाते जाऊंगी। श्योर मैम। जब तक डिमांड आती जाएगी तब तक बनाते जाऊंगी। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैम के जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचे और जो नए मैम वीडियोस बनाएंगी वो भी आप तक पहुंचते रहे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।